नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आज का जो टॉपिक बनेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। सो आज का लेक्चर जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जिससे आपके डेरिवेशंस काफ़ी इजी हो जाएंगे। आगे कुछ डेरिवेशंस जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आज जो एक थ्योरम आपको बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट, गॉस का थ्योरम, उससे किस तरीके से निकाला जाता है, उससे काफ़ी इजी तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसी भी पॉइंट पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसकी वजह से? गॉस की प्रमेय अप्लाई करके। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय अप्लाई करके आपको 3-4 टॉपिक ऐसे बताएंगे जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने कल ही क्लियर किया था। आज का क्या पढ़ना है? तो पहले जो पढ़ना है हमको वैद्युत फ्लक्स क्या चीज़ है। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स से पहले थोड़ा सा आप जो है जान लीजिए क्षेत्रफल वेक्टर, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है यूज पड़ेगा। क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण, ये दोनों चीजें आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, ये आज का टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल वेक्टर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे इस तरीके से आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल वेक्टर की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल वेक्टर किसी भी समतल पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई प्लेन है या समतल है, ठीक है, किसी भी समतल पर तल के लंबवत खींची गई दिशा में जो लाइन खींची जाती है वही हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर। जैसे ये मान लीजिए तल है, थोड़ी देर के लिए कापी को हमने एक प्लेन माना, अब इसके लंबवत, कापी पे लंबवत अगर खींचेंगे तो यही डायरेक्शन होगी हमारी कापी पर लंबवत। ये जो पेन है ये बिल्कुल कापी पर लंबवत है। ठीक है, तो यही जो कापी पेन की डायरेक्शन है यही जो हमारे क्षेत्रफल की डायरेक्शन है। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर यही है, ये बिल्कुल लंबवत। इसको जो है हम कैप से, यानी किससे डिनोट करते हैं? एन कैप से। तो क्लियर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर जो है वो किसी भी क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। ठीक, अब बात करते हैं घनकोण की। घनकोण, इससे पहले आपको पता है प्लेन एंगल, ठीक है, यानी समतल कोण, समतलीय कोण या प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। यह है क्या? किसी वृत्त की त्रिज्या द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? समतलीय कोण या प्लेन एंगल कहते हैं। ये जो है, अगर वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का चाप दोनों क्या है? बराबर हैं, तो जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा वो एक रेडियन बनेगा। ठीक है, इसका मात्रक रेडियन होता है। तो ठीक कुछ इसी तरीके से घनकोण की भी परिभाषा है कि किसी भी गोले के क्षेत्रफल के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक गोला है या फुटबॉल ले लीजिए। ठीक है, अब फुटबॉल में देखिए छोटे छोटे एरिया उसमें डिवाइड होते हैं ना, कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए फुटबॉल है तो कुछ इस तरीके से उसमें एरिया ऐसे डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ऐसे, ओके, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसमें जो है एरिया जैसे डिवाइड होते हैं। तो गोले के किसी एक भाग के द्वारा, ठीक है, गोले के किसी एक भाग के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को हम कहते हैं घन कोण। या सिंपल से अगर आप एग्जांपल और इजी देखना चाहें जो आपको दिखे, अम्ब्रेला सभी लोग जानते हैं, छाता, ठीक है, उसको ले लीजिए और छाते की जो डंडी होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप से अम्ब्रेला होता है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे इसकी डंडी होती है, तो इसके हर एक तीली को पकड़ के यहाँ पे मिला दो। ठीक है, तो तीलियों को मिलाने पर यहाँ पे एक एंगल ऐसा फॉर्म होता है कोण टाइप पे, या आप लोग कुल्फी बहुत खाए होंगे, वहां पे देखिए जो गहरा सा ऐसा भाग बनता है वही हमारा क्या होता है? घन कोण। और किसकी वजह से बन रहा है? इस पूरे एरिया के द्वारा। ठीक है, तो घन कोण को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और ओमेगा इक्वल टू होता है DA/r², जहां पे DA क्या है? किस क्षेत्रफल के द्वारा ये कोण यहाँ पर बन रहा है वही है, ठीक है, क्षेत्रफल। और ये क्या है? ये इसकी त्रिज्या r है। इसका मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है एक गोले के कारण। अगर एक संपूर्ण गोले की बात करें तो संपूर्ण गोला जो है
वृत्त के केंद्र पर टोटल कितना एंगल बनाता है 4 पाई, ठीक है, स्टे रेडियन। ये जो है एक पूरे गोले की वजह से गोले के केंद्र पर इतना एंगल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीजें यहाँ पे हमको यूज करनी थी गॉस के परिमेय में, वो सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दिया। अब पहुंचते हैं वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन पर। वैद्युत फ्लक्स हालांकि मेरी जो राइटिंग है ये आप लोगों को समझाते हुए जब मैं लिखता हूं तो कुछ इसी तरीके से बनती है, अदरवाइज कुछ प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने बनाए थे ऑलरेडी, जो नोट्स लिखकर बनाया था उस पे जो है काफी साफ है, लेकिन यहाँ पे इतनी भी गड़बड़ नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, आराम से डेफिनेशन देखिए, बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत, जैसे समझा रहा हूँ आसानी से याद हो जाएगा। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उस पृष्ठ का क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, क्या कहलाती है? हमारी वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे जितनी भी बल रेखाएं, यानी उस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी 10, 5, 15, वही उसकी क्या हो जाएंगी? टोटल वैद्युत फ्लक्स, या कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, ठीक है। कौन? वैद्युत फ्लक्स। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम इस तरीके से कोई पृष्ठ खींच लिए। अब इस पृष्ठ से इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मान लें DA है तो क्षेत्रफल ये DA, और इस पृष्ठ से टोटल कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं और तो उसको डिनोट करते हैं फाई ई से। फाई ई इक्वल टू होता है वैद्युत क्षेत्र E डॉट DA, तो दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है कौन? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसी भी काल्पनिक पृष्ठ के एरिया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अगर ये स्मॉल एरिया है, अगर ये हम एरिया क्या करना, बड़ा करना है, तो इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन E डॉट DA, या ये क्या हो जाएगा? E DA cos थीटा। अब ये cos थीटा यहाँ पे आ रहा है। cos थीटा क्या चीज है? cos थीटा जो है, जिस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उस पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र के साथ, ठीक है, उस पृष्ठ का जो अभी क्षेत्रफल वेक्टर की बात हमने की है वही चीज है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है। जैसे यही है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर कार्य करेगा? ऐसे बिल्कुल प्लेन, यानी तल के लंबवत होता है क्षेत्रफल वेक्टर, ये एन कैप हो जाएगा, और ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, तो इसके बीच कितना एंगल बनेगा? थीटा। यही जो है क्या है? कॉस थीटा, यही थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो घनकोण आपका क्लियर हो गया, वैद्युत फ्लक्स भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बराबर, फार्मूला क्या है? E इंटू DA। E का मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम E का मात्रक होता है। A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये इसका क्या होगा? मात्रक होगा। अब लगे हाथ बीमा की भी बात कर लीजिए, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स की बीमा कितनी हो जाएगी? हालांकि बीमा निकालना आपको क्लास 11 में सिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जितने भी आपके फार्मूले बनने हैं, सबका मात्रक और बीमा दोनों डिफाइन करता चल रहा हूँ साथ में, ताकि जिससे आपको प्रीवियस ईयर जो है यानी क्लास 11 की भी बुक आपको उठाने की जरूरत ना पड़े, यहीं से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। वैद्युत फ्लक्स की
बीमा, तो बीमा के लिए न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है? फोर्स का। किसका मात्रक होता है? फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स की बीमा क्या होती है? ml t की पावर -2। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर की बीमा क्या हो जाएगी? l स्क्वायर। सी कूलाम है यानी, ठीक है, Q का मात्रक होता है, तो Q की जो बीमा होती है वो कितनी होती है? A इंटू टी। कितनी होती है? A इंटू टी। ठीक है, तो इसको कंबाइन कर लेंगे तो टोटल बीमा कितनी बनेगी? तो कंबाइन करने पर टोटल हो जाएगा m l, पावर 1 यहाँ पे है, पावर 2 यहाँ पे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। t की पावर -2 यहाँ है, t की पावर 1 नीचे है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो t की पावर -3 इंटू A इनवर्स। ठीक है, ये किसकी बीमा हो जाएगी? वैद्युत फ्लक्स की बीमा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गॉस की परिमेय, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को स्किप करके भी देखा हो तो अब बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, वरना आपको नहीं समझ आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गॉस की परिमेय यानी गॉस लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिए कैसे क्या करना है इसको, कि किसी भी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, जैसे ये हमारा कोई पृष्ठ है, इससे संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? कि किसी भी पृष्ठ से संबंधित उसका कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, अगर मान लें यहाँ पे टोटल चार्ज Q है, तो इसका 1/ε गुना होता है, यानी टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज यानी कुल चार्ज का मतलब क्या होता है? इंटू 1/ε गुणे 1/ε0, इतना गुना होता है। यानी फाई E इक्वल टू क्या फार्मूला बना? Q/ε0। ठीक है, यही आपका क्या है? गॉस की परिमेय, यही आपकी क्या है? गॉस की परिमेय। अब इसका डेरिवेशन देखिए, इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, ओके, ये कोई पृष्ठ है, यहाँ पर सेंटर पर चार्ज रखा गया है Q, सेंटर वो, तो इस पृष्ठ से टोटल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है यही हमको कैलकुलेट करना। अगर यही पता चल जाए तो कितना होगा? टोटल चार्ज का 1/ε गुना होता है। अभी अभी जो है पीछे परिभाषा में यही बताई गई, तो इसी को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करना। तो ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं हम, ठीक है, ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया इस पूरे पृष्ठ का। यह इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर कार्य करेगा? क्षेत्रफल वेक्टर बिल्कुल लंबवत इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। क्षेत्रफल वेक्टर n कैप हो जाएगा, ठीक है। और चार्ज है, तो चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन मान लीजिए इधर, ये वैद्युत क्षेत्र E की डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारा टोटल पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? dA, इसमें काफी है dA। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग आइए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? फाई E इक्वल टू क्या बताया गया था? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी, E डॉट डी, ठीक, या इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा। थीटा क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण थीटा है। अब देखो वैल्यू रखो सब, E की वैल्यू कितनी होती है, या पहले लिख लो, बिंदु O पर रखे आवेश Q के कारण, अगर इसकी दूरी हम r मान लें, यहां से इसकी दूरी r, इसको पॉइंट P मान लिया जाए, तो के कारण बिंदु P पर जो कि बिंदु O से r दूरी पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², यही इतनी होगी। अब यही E का मान, इसको बना लो समीकरण नंबर 1, E का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ
1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू DA cos थीटा। ठीक है, तो जो सारी चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो। कांस्टेंट क्या है? ये इतनी चीजें क्या है? कांस्टेंट है जिसका मान नहीं बदलना है। ठीक है, रेडियस वेरिएबल है, क्षेत्रफल भी अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ सकती है हमारी, इधर दूरी कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यानी Q बाई 4πε0 कॉमन ले लेगा। अंदर क्या है? DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर। अब DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर क्या? अभी भी थोड़ी देर पहले आपको घनकोण की परिभाषा मैंने बताई थी, तो घनकोण की परिभाषा क्या थी? किसी भी क्षेत्रफल के द्वारा, गोले के किसी भी क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वही घनकोण होता है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो ये स्मॉल क्षेत्र है, स्मॉल क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर टोटल कितना कोण बनेगा? डी ओमेगा बनेगा। तो ये जो है यानी DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर, ये क्या बराबर, ये क्या हो जाएगा? डी ओमेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? DA स्मॉल क्षेत्रफल DA के द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण है। ठीक है, बना घनकोण। क्लियर? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा Q बाई 4πε0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो ओमेगा का इंटीग्रेशन करोगे डी ओमेगा, डी ओमेगा डी ओमेगा जोड़ते जाओगे, बड़ा सा ओमेगा मिलेगा। ठीक है, अरे भाई जैसे 1 को लेकर 10 तक हमको जोड़ना, तो एक 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 करते तो सीधे 10 मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से डी ओमेगा यानी छोटा छोटा घनकोण आप जोड़ते जाओगे, क्या मिलेगा? पूरा वो गोले के द्वारा बना घनकोण, और गोले के द्वारा टोटल केंद्र पर कितना घनकोण बनता है अभी बताया गया था 4π। तो Q बाई 4πε0 इंटू 4π, तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा? Q बाई ε0। तो क्या फार्मूला निकल के आया? φE बराबर Q बाई ε0, या φE बराबर क्या फार्मूला होना था? E डॉट DA इंटीग्रेशन E DA cos थीटा इक्वल टू Q बाई ε0। ठीक है, यही जो है इसका प्रूफ है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसको जो है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आगे का टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि इसका रिवाइज होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक रिवाइज नहीं रहेगा तो आगे के जितने भी टॉपिक है इसी एक फार्मूले को हमको क्या करना है? यूज करके सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या पढ़ना? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यानी गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग। ये हमारा कल का टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो जो है देखिए और इन चीजों को तैयार कीजिए। शुभ रात्रि।